दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। आखिर ये गिरावट का दौर कब थमेगा? कितना स्टॉक और नीचे आ सकता है? उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या रीज़न बन रहे हैं इतनी बड़ी गिरावट के, जबकि रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त था इस बार यस बैंक का। अब ये हर बार होता है, हमने देखा है कि रिजल्ट के बाद स्टॉक में गिरावट होती है और आप देख सकते हो कि रिजल्ट हर बार बेहतर रहता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरबीआई की तरफ से बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है, जिसका क्या असर पड़ सकता है यस बैंक में, वो समझेंगे। इसके अलावा भी देखें तो कुछ और अपडेट निकल के आ रही है। इसके अलावा जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करिए, क्या यहाँ पे ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है बड़े फंड हाउस की तरफ से, या फिर इस तरह से भ्रमित करके गिरावट का फ़ायदा उठा के बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी बैंक की बात कर ले तो 49,244 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 152 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.31% गिरा निफ्टी बैंक। तो बैंकिंग शेयरों में आज दबाव देखने को मिली। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी गिरावट थी। 24,476 के स्तर पे 59 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.24% गिरा निफ्टी प्राइवेट बैंक। तो बैंकिंग सेक्टर में गिरावट था, उसका असर भी यस बैंक में देखने को मिला। और यस बैंक के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्रोकेज हाउस, जो लगातार इसको लेकर निगेटिव कमेंट्स करते हैं, निगेटिव सेल के टारगेट देते हैं। तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव ही हुई, 26 पर क्लोजिंग थी परसों की 26.15 के आसपास, और यही दिन भर का हाई है। यहाँ से गिरावट का माहौल बनना शुरू हो गया। 25.30 का इंटरडे में इसमें लो बना, और जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ ही है 25.40 के आसपास, जहाँ पे 2.87% की गिरावट देखने को मिली। तो बिल्कुल देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में, और यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो लगातार एक जैसा ही वॉल्यूम बना हुआ है। पिछले कई दिनों से देखें तो वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है यस बैंक। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे है। वोडाफोन आइडिया से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है वोडाफोन आइडिया में। क्या वोडाफोन आइडिया फिर से 100 हो सकता है? तो वोडाफोन आइडिया पे ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है, आपके जाके जरूर उसको देखना चाहिए। कुछ संभावना पॉजिटिव बन रही है एफपीओ के बाद वोडाफोन आइडिया में। अब आने वाले समय कुछ रणनीति बदलती हुई दिखाई दे सकती है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक है उनके लिए जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो है एनआईएम में इस समय प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और दूसरी और बैंक जिसमें यस बैंक भी शामिल है, इन्होंने फरवरी से जो डिपॉजिट के ऊपर, जो फिक्स डिपॉजिट पे जो आप इंटरेस्ट है उस पर 10 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है, जो एक तरह से देखें तो इनके लिए प्रेशर बना रहा है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखें तो प्राइवेट बैंक का वो इस समय अंडर प्रेशर दिखाई दे रहा है, और फोर्थ क्वार्टर के अंदर उसका असर भी देखने को मिला रिजल्ट के दौरान। तो जो इनकी जो राइजिंग कॉस्ट है वो इस समय थोड़ी सी प्रेशर में दिखाई दे रही है, और जो टाइट लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो लैंडर्स देखें जिसमें एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आरबीएल बैंक, इन्होंने 5 से लेकर 50 बेसिस पॉइंट की ईयर बेसिस पे यहाँ पे डिक्लाइन दिखा रहे हैं एनआईएम में फोर्थ क्वार्टर के दरमियान। तो ये एक तरह से प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रेशर का मामला बन रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए वो इंटरेस्ट इनकम में देखें तो लगातार लोगों को फ़ायदा करके देने की कोशिश करें। उनके आप देख दो जो इंटरेस्ट के ऊपर जो ब्याज दर है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा कस्टमर आए, लेकिन इससे एनआईएम प्रेशर में आ रहा है, ये इस रिपोर्ट के अंदर कहा जा रहा है। ये बैंकों के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है। दूसरी एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, आरबीआई ने अब बैंकों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सिर्फ बैंकों के ऊपर नहीं बल्कि एनबीएफसी के ऊपर भी। तो यहाँ पे आरबीआई ने जो नए रूल्स बनाए जिसके तहत जो बैंक इस समय जो लोन प्रोवाइड कर रहे हो, जिसके ऊपर गलत तरीके से ब्याज वसूल कर रहे हैं, उसके ऊपर लगाम कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी अब पारदर्शी तरीके से सारा लोन बांटना होगा, और जो लोन के लिए जो इंटरेस्ट चुकाया जा रहा है कस्टमर के द्वारा उसकी सारी जानकारी उसको होनी चाहिए, उससे गलत रकम न वसूली जाए। इसको लेकर आरबीआई सख्त हो चुका है। यानी अब बैंकों को किसी प्रकार की छूट देने के मूड में आरबीआई नहीं है। आरबीआई को कस्टमर को फ़ायदा करके देना होगा, और इसीलिए आप देखें तो अब बैंकों के लिए थोड़ी सी मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रही है। बैंक जो एक तरह से देखें तो हिडन चार्ज लेते थे
कस्टमर से लोन के अंदर वो ले नहीं पाएंगे। और इसी के लिए आरबीआई ने नए रूल्स बनाए। तो ये आने वाले समय आप देख सकते हो कि बैंकों के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात तो और ज़रूर है कि अब वो गलत तरीके से पैसा नहीं ले पाएंगे। इससे थोड़ा सा मार्जिन में दबाव दिखाई देगा बैंकों के लिए, क्योंकि बहुत सारी बैंकें जो अलग अलग तरीके से चार्ज वसूल लेती है लोन लेने वालों से, अब वो सारा बंद हो जाएगा। और ऐसे में आने वाले समय बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन ये लोगों के लिए, कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो लोन के ऊपर उनके ऊपर एक्स्ट्रा उनको चार्ज पे करना पड़ता है वो सारा बंद हो जाएगा। ये आरबीआई ने एक अच्छी राह दी है लोगों को। तो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि कुछ अनफेयर लैंडिंग प्रैक्टिस देखी गई बैंकों के द्वारा और अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा, जो चार्ज वसूले जा रहे बहुत गलत तरीके से, अब उसके ऊपर लगाम कसी जाएगी और लोगों को उसका सीधा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे यस बैंक पे जो गिरावट हो रही है इसके पीछे ब्रोकरेज हाउस है। अब आप देख ही सकते हो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने लेटेस्ट यहाँ पे सेल की रेटिंग दी है, लेकिन साथ में उन्होंने क्या कहा है कि यस बैंक ने इस बार जो नतीजे दिखाए वो अनुमान के मुताबिक रहे, उनके हिसाब से नतीजे खराब नहीं है। बैंक की बैलेंस शीट भी मजबूत हुई है और लोन ग्रोथ भी अच्छी रही है, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन उनका कहना है कि जो वैल्यूएशन है वो हाई है। तो अब देख सकते हो कि दूसरी बैंकों से अगर कंपेयर करें तो इसकी वैल्यूएशन हमारे हिसाब से तो उसमें कम है, लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को लगता है इसके लिए वैल्यूएशन ज़्यादा है और इसकी प्राइस नीचे आनी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात नहीं है, कोटक ने भी अपनी तरफ से यही कहा है कि इसकी प्राइस नीचे आनी चाहिए और कोटक ने यहाँ पे 19 की इसकी प्राइस डिसाइड की है, सेल की रेटिंग दे दी है। और यहाँ पे सिर्फ कोटक की बात नहीं है, जेएम फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से भी इसमें सेल की रेटिंग है और उनके हिसाब से करंट लेवल से 32% की गिरावट होनी चाहिए। यानी जो टारगेट निकल के आ रहे हैं आप देख सकते हो वो 17, 18, 19 रुपये के टारगेट है, 20 रुपये के टारगेट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे 20 रुपये का टारगेट दिया है। तो ये 18-20 रुपये के जो टारगेट दिए जा रहे हैं जिससे ही पैनिक सेलिंग शुरू हो गया है, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे डर रहे और ऐसे में शेयर की प्राइस नीचे आती है और इसका फ़ायदा आने वाले समय उठाए वो देखने को मिलेगा हमें। सिर्फ एक ब्रोकरेज हाउस है जो इस समय बुलिश और वो है आनंद राठी, जिन्होंने यहाँ पे इसका 41 का टारगेट दिया है। उनके हिसाब से स्टॉक अगर यहाँ से दौड़ेगा तो 41 तक जा सकता है। तो कुल मिला के ज़्यादा करके जो बड़ा ब्रोकरेज हाउस का जो रुझान है वो निगेटिव और इसी वजह से यहाँ पे माहौल थोड़ा सा गिरावट का बनता है। अब इसके बीच में देखते हो जो यहाँ पे जानबूझ के ये किया जा रहा लग रहा है मामला, क्योंकि यहाँ पे देख लो कि अब एसबीआई अपनी स्टेक बेचना चाहते हैं। एसबीआई की जो एक पूरा जो ग्रुप है जिन्होंने मिलके यस बैंक को खड़ा किया था, जिसमें आप देखें टोटल जो स्टेक है वो 37.23% के आसपास है, जिसमें एलआईसी की यहाँ पे एसबीआई आईसीआई के अलावा देखें तो 4.34% की होल्डिंग है और आईसीआईसीआई बैंक की खुद की 3.43% की होल्डिंग है। एक्सिस बैंक यहाँ पे 2.57% की होल्डिंग है। तो ये अपनी स्टेक बेचना चाहते हैं और आप देख सकते हो कि इसके लिए यहाँ पे सरकार की तरफ से इनको मंजूरी मिल चुकी है, यानी सरकार ने कहा है कि आप अपनी स्टेक बेच सकते हैं। तो एसबीआई अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, साथ में दूसरी बैंक भी इस समय अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। कुछ फंड हाउस है जो इंटरेस्टेड है हिस्सेदारी लेने के लिए, जिसमें बैन कैपिटल, सऊदी अरेबिया की जो सॉवरेन वेल्थ फंड है या जापान के जो दूसरे फंड हाउस है वो यहाँ पे यस बैंक में खरीदारी करना चाहते हैं। तो ये मामला एक तरह से सरकार की तरफ से छूट मिल चुकी है, रजामंदी मिली है। तो जल्दी यहाँ पे एक नया इनको प्रमोटर ग्रुप में एक बड़ा कोई हिस्सेदार मिल सकता है और जिससे यस बैंक में आने वाले समय सेहत में सुधार जरूर होगा और ये जो लगातार सेल के टारगेट आ रहे हैं वो भी बंद होंगे। अब एक बार हम ये लगातार जो सेल के टारगेट है उसमें बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है वो देख लेते हैं डील के माध्यम से। तो सुबह 9:15 पर 25.70 की प्राइस से 15,60,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसी समय 9:15 पर 25.85 की प्राइस से 16,44,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:22 पर 25.70 की प्राइस से 27,52,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर उसी समय 9:22 पर 25.50 की प्राइस से 19,49,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 9:34 पर 25.80 की प्राइस से 15,58,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2 बजे 25.60 की प्राइस से 18,17,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:18 पर 25.50 की प्राइस से 18,75,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 2:28 पर 25.40 की प्राइस से 24,08,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 2:55 पर 25.50 की प्राइस से 19,12,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। और फिर 3:10 पर बाजार क्लोज होने के समय 25.50 की प्राइस से 26,84,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि
बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है इस लेवल पे, ऐसा नहीं कि सारी बिक वाली है, खरीदारी की डील भी बहुत अच्छी हो रही है, जो इशारा करे कि कुछ जानबूझ के पूरा भ्रम फैला के निचले लेवल से बड़े फंड हाउस खरीदारी करें। आने वाले इसमें डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ सकती है। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें निवेश को बनाए रखें, और अगर आपने शेयर नहीं खरीदे तो डीप में खरीदारी का अच्छा मौका खरीदारी करनी चाहिए। यस बैंक आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न देने की ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।